नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी से। आज की इस वीडियो में 7th क्लास का एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर, जिसको फाइबर एंड फाइब्रेटिक कहते हैं। हिंदी में तो आप सभी जानते हो, रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ही ईजिली तरीके से करेंगे और हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी के समय की कदर करते हैं हम। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए, रेशे लंबे, मजबूत और प्रत्यास्थ धागेनुमी संरचना। देखिए, लंबे होते हैं, मजबूत भी होते हैं कुछ हद तक, और यह प्रत्यास्थ होते हैं, इलास्टिक। कुछ हद तक हम इसको खींच सकते हैं, तो प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक। ठीक है, और धागेनुमा, एकदम धागे की तरह सटीक होते हैं। और एक संरचना है। ठीक है, तो धागे की तरह एक संरचना है, इलास्टिक है, मजबूत होते हैं और लंबे होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? रेशा। ठीक है, और रेशों से ही मिलकर वस्त्र बने होते हैं। ये सब आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, रेशे दो टाइप के होते हैं, पादप रेशा और जांतव रेशे। तो पादप रेशे उन्हें कहते हैं जो पादपों से अगर रेशे हमें मिले तो उन्हें पादप रेशे कहते हैं। इसी की यही लिख सकते हो आप, इसकी परिभाषा यही रहेगी। ठीक है, इसमें अगर आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो नाइलॉन, टेरिलीन और रेयॉन। नाइलॉन, टेरिलीन, रेयॉन। देखिए, नाइलॉन, टेरिलीन, रेयॉन आपने लिख लिया है। यह पादप रेशों के बारे में आप 6ठी क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इस वाली वीडियो में जांतव रेशों के बारे में करना है। तो जांतव क्या होता है? जानवरों से प्राप्त रेशे, उनको क्या कहते हैं? जांतव रेशे। ठीक है, यही लिख सकते हो आप परिभाषा में। तो परिभाषा आसान चीज है। इससे मिलता है रुई और जूट। अब देखिए, रुई मिलती है हमें कपास के पौधे से, और जूट हमें मिलता है पटसन के पौधे से। ठीक है, जूट के कारपेट वगैरह बनाए जाते हैं, जो आप दरी वरी बिछाते हो। रुई से आप सभी जानते हो गद्दे वद्दे कुछ इन सभी में भर के बनाया जाता है। जांतव रेशों में एक बहुत ही नाम आता है सबसे ज्यादा। कौन सा रेशा? ऊन और रेशम। ठीक है, तो ऊन और रेशम के बारे में भी समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले समझना है ऊन और रेशम मिलते किस किस से हैं, किस किस जानवर से मिलते हैं। तो इसको अगर नक्शे से करेंगे तो बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ जाएंगे। यहाँ है कश्मीर। देखिए, इधर का हिस्सा है POK, ये वाला POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, इसको तो पाकिस्तान ने 1948 में हड़प लिया था। इसके अलावा इधर के एरिया में यहाँ पे बचता है आपका कश्मीर। ठीक है, इस कश्मीर में, यहाँ है कश्मीर, इस कश्मीर में पहाड़ी जो एरिया है, पहाड़ी ठंडी पहाड़ियों का एरिया, उसमें एक नस्ल की भेड़ पाई जाती है, उसका नाम है अंगोरा बकरी। नस्ल की बकरी पाई जाती है। वो बकरी जो है इतना अच्छा ऊन देती है कि उससे एक शॉल बनाई जाती है, उसका नाम है पश्मीना शॉल। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सी शॉल बनती है इससे? पश्मीना शॉल। ठीक है, पश्मीना शॉल। दूसरा पहाड़ी जानवर अगर आप समझेंगे तो वो है ऊंट। ऊंट आप जानते हैं, तो राजस्थान का कुछ एरिया है, राजस्थान में आपको ऊंट भी मिल जाएगा भाई। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट। ऊंट से कम मात्रा में मिलता है ऊन, लेकिन मिल जाता है। ठीक है, अंगोरा। अब देखिए, याक, याक से भी ऊन मिलती है। याक तो सुना ही होगा, Y4 याक। अब देखिए, इधर का छोटा सा एरिया 10% एरिया है, ये लद्दाख है। ठीक है, इसी लद्दाख को चाइना ने कब्जा कर लिया था 1962 में। लद्दाख को कब्जा लिया 1962 में, और कब्जाने के बाद में इसका नाम रख दिया अक्साई चीन। अक्साई चीन का मतलब होता है सफेद रेगिस्तान। ठीक है, तो ये जो इसी लद्दाख के एरिया में, और यहाँ पर है आपका तिब्बत। तिब्बत को हथिया लिया था 1959 ईस्वी में। 1959 में तिब्बत को मार के अपने में मिला लिया। एक को मंचूरिया भेजा, इसको चाउमीन लेने के लिए भेज दिया। तो इनको दूर दूर भेज दिया और तिब्बत पर भी हमला कर दिया, और यहाँ से लद्दाख को भी ले गया चाइना। अब देखिए, इन्हीं तिब्बत और लद्दाख के अंदर में, तिब्बत और लद्दाख के अंदर में याक मिलता है, याक। और याक मिलता है, याक। ठीक है, याक से बहुत अधिक मात्रा में ऊन मिलती है। ठीक है, तो ये सभी आप समझ गए होंगे। एक और बता देते हैं आप सभी को, जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका जहाँ ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील, रियो डी जेनेरियो और पक्षियों का महाद्वीप वगैरह, अमेजोन जंगल, उन्हीं जगहों पर, उन्हीं के में लामा और एल्पेका नाम के जीव मिलते हैं। लामा, एल्पेका साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, उनसे सबसे ज्यादा मात्रा में ऊन मिलती है। ठीक है, तो आप नक्शा की क्लास में सब समझ ही गए होंगे। अब है भेड़ पालन या और प्रजनन। देखिए, मेरे साथ बने रहोगे तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, मेरे साथ अगर बने रहोगे तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब देखिए, भेड़ पालन या प्रजनन क्या है। भेड़, अगर देखिए हमें अच्छी
किस्म की ऊन चाहिए। अच्छी किस्म की ऊन अगर चाहिए तो उसके लिए हमें अच्छी भेड़ चाहिएगी, ठीक है। एक अच्छी भेड़ चाहिएगी, उसको लाएंगे और 1-2 भेड़ वगैरह लाएंगे और उनके साथ प्रजनन करवाएंगे। तो एक नया जो भेड़ पैदा होगी, नई भेड़, उससे अच्छी किस्म की हमें ऊन मिलेगी, ठीक है। तो भेड़ पालने प्रजनन में आप यही लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। रेशों से ऊन तक संसाधित करना। देखिए रेशों से ऊन तक कैसे पहुंचा जाए, देखिए कई स्टेप में विधि होती है जब बनता है। देखिए सबसे पहले होता है कटाई। अब देखिए भेड़ वगैरह हो या कोई भी हो, तो सबसे पहले उनकी जो बार है उनके पीठ पर, शरीर पर, वो ऊन है उसी को तो छीलेंगे ना पहले। तो आसान काम करने के लिए क्या होता है, मशीन से छील देते हैं। तो मशीन से छील देते हैं, वो होती है ऊन की कटाई। तो उनकी दूसरा क्या होता है, अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब है उन्हें धोना। अब बताइए कैसे धोएंगे। बड़ी बड़ी टंकियों में ऊन को लेके आते हैं और बड़ी बड़ी टंकियों में उसको धो देते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही लिख दोगे पेपर में, चलेगा। तो बड़ी बड़ी टंकियों में ऊन को लाएंगे, उसे धोएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि गंदगी भी होती है ना भाई, उधर कीचड़ वीचड़ में लौटेगी, घूमते फिरते हैं, मस्ती की तो सबकी आदत है, तो सफा हो जाएगी, ठीक है। बड़ी बड़ी टंकियों में उसको धोया जाता है, इसी से उसको अभिमार्जन कहते हैं। अब उसकी छटाई की जाती है। बड़े बार ज़्यादा अलग कर दिए जाते हैं, छोटे बार अलग कर दिए जाते हैं, मीडियम साइज के बार अलग अलग कर दिए जाते हैं। बार बार निकलते हैं ना तंतु। अब होता है बर की चटाई। कभी कभी जो सूटर पहनते हैं हम सर्दियों में, सूटर, उस सूटर में क्या होता है, कभी कभी कुछ धागे से निकल आते हैं, देखिएगा आप सभी। तो वो धागे से क्यों निकल आते हैं, वो बर होता है। तो बर की छटाई की जाती है। यही बार उनमें भी मिलेंगे, ऊन वाले में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब उससे रंगाई कर दी जाती है, उसमें कलर करेंगे ना, रंग बिरंगा करेंगे। उसके बाद रीलिंग कर देते हैं, उससे बड़े बड़े बिंडलों में बना दिया जाता है अच्छी तरह से। और बड़े बड़े बिंडलों में बनाने के बाद में उसे कपड़ा बना लिया जाता है। कपड़े से आप सभी के वस्त्र बनते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये स्टेप आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, इसकी परिभाषा लिखनी जरूरी नहीं है, ठीक है। ऊन को आप नक्शे से समझ गए होंगे। और अब क्या करना है, रेशम यानी सिल्क, ठीक है। सिल्क क्या होता है भैया, जांतव रेशा है, जंतु से मिलता है, ठीक है। तो जंतु से मिलता है तो किससे मिलता है, रेशम के कीड़े से ही मिलेगा, सफा सीधी बात है। रेशम का कीड़ा सहसूद के पत्तों पे मिलता है। सहसूद जानते हैं ना, मूलबेरी अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। तो रेशम का पालन, अब रेशम के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं विज्ञान में, ठीक है। और इसी से अब हमें एक अलग रेशा मिलता है रेशम से, ठीक है। तो मिलता किससे, ये रेशम के कीड़े से। अभी समझ जाओगे आप। देखिए रेशम कीट का जीवन चक्र कैसे होता है। रेशम कीट का जीवन चक्र सबसे पहले होता है, 2 कीड़े होते हैं, ठीक है। कीड़े नहीं, तितलियाँ टाइप की होती हैं, लेकिन वो रेशम कीट होते हैं। अब रेशम कीट क्या करते हैं, एक दूसरे में जनन करते हैं और उससे कैटरपिलर निकालते हैं। कैटरपिलर एक कह सकते हो, लार्वा कह सकते हो, या फिर आप इल्ली कह सकते हो। 3 नाम है, कैटरपिलर, लार्वा, इल्ली। यह एक कीड़ा पैदा होता है। अब यह कीड़ा क्या करता है, बहुत भूखा होता है बेचारा, बहुत भूखा, विश्वास नहीं करोगे इतना भूखा। सहसूद के सब पत्तों को खाता है, और सभी पत्तों को जब खाएगा जल्दी जल्दी, तब इसके आकार बढ़ेगा, और आकार में वृद्धि होगी तो प्यूपा या कोशित बनाएगा, ठीक है। प्यूपा बनाएगा या कोशित बनाएगा। अब प्यूपा या कोशित बना तो अब ये क्या करता है, इसके सिर के सामने यहाँ छेद सा होता है, देख लेना आप कभी के कभी। तो उस छेद से एक प्रोटीन फेंकता है, प्रोटीन। उस प्रोटीन को 8 के शेप में घुमाता, 8 के शेप में, ऐसे 8 के शेप में घुमाता, और अपने पूरे शरीर के ऊपर जाली टाइप का कुछ बना लेता है, और उससे कोकून कहते हैं उसे। आपने कई पेड़ वगैरह पे देखा होगा, कोकून होता है, कोकून बना लेता है। और कोकून 10, 13, 15, 25 या 1-1.5 महीने के बाद में वो खुलता है, और उससे रेशम कीट मिल जाता है, ठीक है। और वही रेशम कीट उस कोकून को क्या करेंगे, उसको पानी में, गर्म पानी में डालेंगे, और गर्म पानी से उसको धागे धागे के रूप में उससे रेशा निकाल लिया जाएगा रेशम का, ठीक है। तो बड़े आसान थे,